आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, राइट। ज्यूरिसडिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में बात करें, राइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, राइट। पर ज्यूरिसडिक्शन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक्स नाम का इंसान है, इसके पास एक घर है, ये इस घर का ओनर है। एक्स इस घर के पोसेशन में था। इसको वाई ने क्या किया? वाई ने इलीगली डिस्पोजेस कर दिया। वाई ने इलीगली डिस्पोजेस कर दिया, राइट। अब यहां पे अगर हम देखें तो बेसिकली क्या हुआ, एक्स के पास एक लीगल राइट था। लीगल राइट किस चीज का? पोसेशन का। इलीगली डिस्पोसेस किया गया, मतलब इसके राइट का वायलेशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ा है कि जब किसी इंसान के पास लीगल राइट होता है और उस लीगल राइट का वायलेशन होता है तो इस चीज से क्या अराइज होता है? कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया एक्स के फेवर में, तो एक्स क्या करेगा? एक्स ऑब्वियसली, एक्स को उसकी प्रॉपर्टी से हटा दिया गया है, तो एक्स ऑब्वियसली ये चाहेगा कि उसको दोबारा से कब्जा दिलाया जाए उसकी प्रॉपर्टी पे। तो एक्स क्या करेगा? एक्स कोर्ट को अप्रोच करेगा, कोर्ट में प्रे करेगा कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का पोसेशन वापस दिलाया जाए, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा वापस दिलाया जाए। प्लस वाई को यह भी इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो इंटरफेयर ना करे मेरे पोसेशन से, राइट। ये रिलीफ के लिए जो एक्स है वो कोर्ट में अप्लाई करेगा, राइट। पर जब ये अप्लाई करेगा तो बेसिकली अब एक्स को ये डिसाइड करना है कि वो किस कोर्ट में जाए। उसको ये तो पता है कि भाई मुझे कोर्ट में जाना है और अपना पोसेशन वापस मांगना है, राइट। पर किस कोर्ट में जाए? किस कोर्ट में जाने के लिए उसको सीपीसी में ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, राइट। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें ज्यूरिसडिक्शन की, तो ज्यूरिसडिक्शन को से हम क्या समझ सकते हैं? ज्यूरिसडिक्शन का बेसिक मतलब है पावर और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन अ कॉज, राइट। तो ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली क्या है? कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उसकी अथॉरिटी है टू एडमिनिस्टर जस्टिस, राइट, विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी वैल्यू एंड लोकल लिमिट्स। तो अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में समझें तो ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है authority of a court to decide a dispute, right। हम ये समझते हैं कि किसी कोर्ट के पास पावर है या नहीं है, कोई अथॉरिटी है या नहीं है किसी पर्टिकुलर मैटर में इंटरवीन करने की, उस मैटर को डिसाइड करने की, राइट। तो अगर उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है तभी वो कोर्ट उस मैटर को, किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकता है। अदरवाइज अगर वो डिसीजन देता है, वो डिक्री देता है, राइट, तो अगर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन वो डिक्री देता है तो वो डिक्री क्या हो जाएगी? नल एंड वाइड हो जाएगी। उस डिक्री का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, वो उस डिक्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हमने समझा। अब हम मान लेते हैं कि किसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन लेट्स से नहीं है, राइट। किसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, राइट। क्या पार्टीज अपने अग्रीमेंट के थ्रू आपस में किसी कोर्ट को, जिसके पास एक्चुअल में लॉ के हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्या उसको ज्यूरिसडिक्शन दे सकती हैं? लेट्स से एक्स एंड वाई हैं, ये दोनों इंदौर में रहते हैं, राइट। ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी इंदौर में करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच भी इंदौर में होता है, राइट। पर ये एक अपने आप में एक अग्रीमेंट करते हैं आपस में, और अग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड करते हैं कि अग्रीमेंट के तहत एक्स एंड वाई ये डिसाइड करते हैं कि चेन्नई का कोर्ट जो है उसको ज्यूरिसडिक्शन होगा इस केस को, जो इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है, अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है उसको डिसाइड करने का, राइट। तो अब इस केस में अगर हम देखें, पार्टीज दोनों इंदौर की हैं, कॉज ऑफ एक्शन इंदौर में अराइज हुआ है,
तो ऑब्वियसली चेन्नई का कोर्ट तो कहीं पिक्चर में आता ही नहीं है, तो चेन्नई के कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। तो पर क्या ये दोनों पार्टीज आपस में एक अग्रीमेंट करके ऐसे कोर्ट को जिसके पास लॉ के हिसाब से जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्या उसको जुरिस्डिक्शन दे सकती हैं? तो आंसर होगा नहीं, राइट। पार्टीज ऐसे किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकती जिसका जुरिस्डिक्शन उसके पास नहीं है लॉ के हिसाब से, राइट। अब क्या पार्टीज ऐसा कर सकती हैं कि जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन हो उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म कर दे? पार्टीज, ये तो हमने अभी जो एग्जांपल लिया वो एक तरह का पॉजिटिव एग्जांपल है जिसमें कि पार्टीज क्या कर रही हैं, पार्टीज एक दूसरे कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे रही हैं जिसके पास अदरवाइज जुरिस्डिक्शन नहीं था उस केस को डिसाइड करने का। पर इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि एक्स एंड वाई दोनों पार्टीज और इस सारे फैक्ट सेम है, इंदौर की पार्टीज हैं, इंदौर में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इंदौर में ही कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ। पर इन्होंने शुरुआत में ही डिसाइड कर रखा था कि इंदौर के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, राइट। तो क्या पार्टीज ऐसे केस में, क्या पार्टीज किसी ऐसे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटिंग्विश कर सकती हैं या खत्म कर सकती हैं जिसके पास जुरिस्डिक्शन उस मैटर को डिसाइड करने का हो? तो इसका आंसर भी होगा नो, राइट। तो बेसिकली अगर किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो पार्टीज उसको अपनी कंसेंट के थ्रू, अपने अग्रीमेंट के थ्रू से जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकती, और अगर किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो पार्टीज अपने अग्रीमेंट के थ्रू उसका जुरिस्डिक्शन उससे छीन नहीं सकती, राइट। अब अगर हम देखें तो हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया लिमिटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये सेम बात कही गई थी कंसेंट से रिलेटेड। अब बस एक और चीज हमें इसमें समझनी होगी, वो ये है कि जब कभी मल्टीपल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है, राइट, जब कभी मल्टीपल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है तो पार्टीज अपनी कंसेंट से, अपने अग्रीमेंट से उनमें से किसी एक कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स दिल्ली का रहने वाला है, वाई लखनऊ का रहने वाला है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अमृतसर में हुआ है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीच है, राइट, वो हम मान लेते हैं लुधियाना में हुआ है, ठीक। तो ब्रीच तो खैर बाद में होता है, इनिशियली जब इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक पार्टी दिल्ली की थी, दूसरी लखनऊ की थी और कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अमृतसर में किया था। तो इन तीनों कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन था, उस जुरिस्डिक्शन हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो इन तीनों कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन हो सकता है। तो ये जो पार्टीज हैं एक्स और वाई आपस में एक अग्रीमेंट करके ये इस केस में ये डिसाइड कर सकती हैं कि किस एक कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा, राइट। तो वो ये डिसाइड कर सकती हैं कि दिल्ली को जुरिस्डिक्शन होगा या फिर अमृतसर को जुरिस्डिक्शन होगा या फिर लखनऊ को जुरिस्डिक्शन होगा, राइट। तो अगर आपस में अग्रीमेंट के तहत जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और ये बोलती हैं कि इस केस में दिल्ली को जुरिस्डिक्शन होगा, तो ये चीज जो है, इनका ये अग्रीमेंट अपने आप में वैलिड है। तो लॉ क्या अलाउ करता है? लॉ बेसिकली अगर मल्टीपल कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन है, जैसा कि हम देख सकते हैं एक से ज्यादा कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन है, ऐसे केस में पार्टीज एक अग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड कर सकती हैं कि किसी पर्टिकुलर कोर्ट में ही पार्टीज जो है वो जाएंगी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो, राइट। पर ऐसे किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं दे सकती जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस मैटर को डिसाइड करने का, प्लस एक अग्रीमेंट के थ्रू ऐसे किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म भी नहीं कर सकती जिस कोर्ट के पास उस मैटर को डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन है। पर हाँ, अगर मल्टीपल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है तो वो ये डिसाइड कर सकती हैं कि किसी एक कोर्ट के पास वो पार्टीज डिस्प्यूट अगर अराइज होगा तो ऐसे केसेस में वहां पे जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज होता है, राइट, तो वो जो डिस्प्यूट है वो कहां पे जाता है और कौन सा कोर्ट इस चीज को, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, राइट। तो बेसिकली जब जुरिस्डिक्शन चैलेंज किया जाता है कोर्ट का, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन होता है टू डिसाइड द सेड क्वेश्चन, राइट। तो अगर एक्स जो है एक पर्टिकुलर कोर्ट में गया और उस कोर्ट में उसने प्लेन फाइल की, पर वाई इस बात के लिए ऑब्जेक्ट करता है
कि इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है केस डिसाइड करने का, राइट। तो ऐसे केस में इस कोर्ट के पास ही ये पावर है, इस कोर्ट के पास ही ये जुरिस्डिक्शन है कि अपने जुरिस्डिक्शन पे ये डिसीजन दे पाए। अगर ये बोलता है कि इसके पास जुरिस्डिक्शन है तो फिर ये केस को डिसाइड करेगा, और इसी के पास पावर है कि ये बोल दे कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को डिसाइड करने का, राइट। तो जिस भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन चैलेंज किया जाता है, उस जुरिस्डिक्शन के चैलेंज को वही कोर्ट डिसाइड करता है, और वो उस कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन होता है, राइट। तो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड डिसीजन वही कोर्ट देता है जिसके जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब अगर हम टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात करें, राइट, तो हम कई तरह के टाइप्स पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन में, और पहले हम इन टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन का मीनिंग समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, और उसके बाद हम सीपीसी में इन अलग अलग तरह के जुरिस्डिक्शंस को लोकेट करेंगे कि सीपीसी के कौन से प्रोविजंस किस टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन से डील करते हैं, राइट। तो अगर हम सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की बात करें, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हम सबसे पहले उठा लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जब हम सीपीसी में पढ़ेंगे तो सेक्शन 9 को पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के लिए, राइट। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ये जुरिस्डिक्शन होता है, पर अब ये सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंज्यूमर कोर्ट की बात करें, राइट, तो कंज्यूमर कोर्ट के पास किस तरह के डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने का पावर होती है? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन कंज्यूमर फोरम के पास होता है। उसी तरीके से अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें, तो सिविल कोर्ट सिविल मामले देख सकता है, जैसे कि ईजमेंट्री डिवोर्स, ईजमेंट्री मैटर्स से रिलेटेड मामले हो गए, प्रोबेट से रिलेटेड मामले हो गए, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हो गई, राइट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह के मामले सिविल कोर्ट देख सकता है। पर क्या सिविल कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स देख सकता है? तो ऑब्वियसली सिविल कोर्ट के पास देयर इज नो जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अ क्रिमिनल कंप्लेंट, राइट। तो सिविल कोर्ट के पास क्रिमिनल मैटर्स डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन नहीं होता, और क्रिमिनल कोर्ट्स के पास सिविल मैटर्स डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन नहीं होता, राइट। तो अगर हम ये समझें इस बात को, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि एक टाइप ऑफ कोर्ट्स जो होता है वो एक फिक्स टाइप ऑफ मैटर ही सुन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, राइट, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या इंश्योरेंस से रिलेटेड मुद्दे सुन सकता है? क्या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड इश्यूज को वो सुन सकता है? या फिर क्या टैक्स डिस्प्यूट्स को वो रिजॉल्व कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास केवल एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को डील करने का ही पावर है। उसी तरीके से सिविल कोर्ट्स के पास केवल सिविल मामले, सिविल नेचर के ही डिस्प्यूट्स जो हैं उनको देखने का पावर है, और उसी तरीके से क्रिमिनल कोर्ट्स केवल क्रिमिनल नेचर के सूट्स को केसेस को एंटरटेन कर सकता है, वो सिविल केसेस को एंटरटेन नहीं कर सकता, राइट। तो इस तरीके से ये जो लॉ है, जो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है, वो फंक्शन करता है। अब अगर हम और कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जो संबंधित मामले होते हैं वो इन कोर्ट्स में जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बने, जैसे इनकम टैक्स के मामलों के लिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बना हुआ है, राइट। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल बना हुआ है उससे रिलेटेड अपील देखने के लिए। कंपनी लॉ से, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड मामले देखने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो अब अगर एनसीएलटी में आप कोई एनवायरनमेंट का मामला लेके जाओगे, राइट, तो ऑब्वियसली एनसीएलटी के पास कॉम्पिटेंस नहीं है उस चीज को डिसाइड करने की। एनसीएलटी कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड मैटर्स, कंपनीज से रिलेटेड मैटर्स ही देखता है। तो इस तरह का जो जुरिस्डिक्शन है, इस जुरिस्डिक्शन को हम सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन कहते हैं, राइट। अब एक और जुरिस्डिक्शन है जो एक तरह से सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का थोड़ा सा एक्सटेंशन मान लेते हैं हम इसे, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हम पहले भी समझ चुके हैं इस बात को, बट एक बार और समझते हैं। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन सा, किस कोर्ट के पास होता है? एक कोर्ट जो कि किसी केस से फर्स्ट टाइम डील कर रहा होता है आफ्टर इंस्टीट्यूशन,
राइट, वो बेसिकली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एक्ट करता है, राइट। जैसे कोर्ट्स ऑफ सिविल जज, कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस, राइट, ये सब के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। एक हम एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक्स है, एक्स को 600 रुपए का, एक्स के 600 रुपए वाई लौटा नहीं रहा है, राइट। तो एक्स ने वाई के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया, और सूट कहाँ फाइल किया? स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स में एक केस फाइल किया, राइट। तो और फिर स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स ने कोई डिसीजन दिया, इस डिसीजन से एक अपील गई, और अपील कहाँ पे गई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई। अगर हम इस मामले को देखें तो एक्स ने सबसे पहले किस कोर्ट को अप्रोच किया? एक्स ने सबसे पहले स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स को अप्रोच किया। अब ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट इस मामले को अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुन रहा है, राइट। जबकि इस मामले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस कोर्ट के डिसीजंस को जब चैलेंज किया गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या गई? अपील गई। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये किस तरह का जुरिस्डिक्शन है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने एपेलेट जुरिस्डिक्शन में इस केस को सुन रहा है, राइट। तो उसी तरीके से अगर कोई मामला मान लेते हैं 50 करोड़ रुपीस का है, 50 करोड़ का मामला जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला सुना गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी डिसीजन आया उससे अपील की गई, और जो पार्टी अग्रीव थी वो कहाँ गई? हाई कोर्ट गई। लेट्स से एक्स ने फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 50 करोड़ रुपए का मुकदमा वाई के खिलाफ, राइट। ये बोला कि वाई जो है, वाई शुड बी पेइंग एक्स 50 करोड़ रुपीस की, वाई जो है एक्स को 50 करोड़ रुपए वापस करे। तो ये मामला हाई कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिसीजन आया वो एक्स के फेवर में आया। अब वाई ने इस डिसीजन को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। तो यहां पे हाई कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है? हाई कोर्ट एक एपेलेट कोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। वो जो भी डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है उस डिसीजन की समीक्षा करेगा अपील में। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या हुआ? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हुआ, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी कोर्ट जो किसी केस से पहली बार में डील करता है, फर्स्ट टाइम जब केस जिस कोर्ट के सामने आता है, उसको हम मानते हैं कि वो कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में काम कर रहा है, राइट। तो जो कोर्ट्स ऑफ सिविल जज, तो फॉर एग्जांपल जो सिविल जज कोर्ट्स हैं या स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं, इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये अपील एंटरटेन नहीं कर सकते। इतने छोटे कोर्ट्स होते हैं कि यहाँ पे अपील नहीं जाती। पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास ओरिजिनल भी और एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है, जैसे कि हमने देखा, राइट। सुप्रीम कोर्ट में जनरली क्या होता है? अपील के मैटर्स ही जाते हैं। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कुछ केसेस में ही एक्सरसाइज करता है, जैसे वो केसेस स्टेट के डिस्प्यूट्स के हो सकते हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंटर अगर कोई डिस्प्यूट है तो ही सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उनको सुनता है, राइट। तो आई होप आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं रिट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। तो बेसिकली हम सबको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के पास रिट जुरिस्डिक्शन होता है। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। अगर हाई कोर्ट रिट कब जारी कर सकता है? जब किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो या फिर किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो। ऐसे केसेस में हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केसेस में रिट इशू कर सकता है। 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं जो ये इशू कर सकते हैं, राइट। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पर हाँ, आप ये ध्यान रखिए, जो सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, इनके पास रिट जुरिस्डिक्शन नहीं होता, इनमें आप रिट फाइल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। अब ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? तो टेरिटरी से बना है टेरिटोरियल, तो बेसिकली ये किस तरह की सीमा की बात कर रहा है, राइट। टेरिटरी से बना हुआ है, मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कितनी टेरिटरी तक किसी कोर्ट को, कितनी टेरिटरी के इलाके में किसी कोर्ट को डिस्प्यूट्स डिसाइड करने का अधिकार है, राइट। तो अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट को कितनी टेरिटरी में है? होल ऑफ इंडिया, राइट। उसी तरीके से हाई कोर्ट को अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो होल यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। इसी तरह से अगर हम एमपी हाई कोर्ट की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए,
राइट? तो हाई कोर्ट्स का भी जुरिस्डिक्शन क्या है? क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए डिसीजन दे सकता है? नहीं दे सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो कहां पे है? केवल मध्य प्रदेश के लिए। उसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के लिए डिसीजन नहीं दे सकता, मध्य प्रदेश के मामलों की अपील नहीं सुन सकता और उन पे डिसीजन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो अपनी अपनी स्टेट तक ही सीमित है, राइट? पर कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेट के लिए सर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पंजाब पे भी है, हरियाणा पे भी है, राइट? ये दोनों स्टेट्स हैं। एंड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है उस पे भी इसका जुरिस्डिक्शन है। तो वो जो कुछ भी होगा, पर ये हाई कोर्ट जितना जुरिस्डिक्शन इसका है, क्या इससे बाहर ये टेरिटोरियल पावर एक्सरसाइज कर सकता है? नहीं कर सकता है, राइट? तो केवल इन्हीं राज्यों और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है इसके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। उसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो अगर हम बात करते हैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो केवल भोपाल तक ही सीमित रहेगा, राइट? तो इसको बोला जाता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, राइट? अब अगर कोई कोर्ट जिसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है और वो डिसीजन देता है, मान लीजिए भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंदौर में कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और उस पे इंदौर में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और उस पे डिसीजन देता है, तो वो डिसीजन क्या होगा? वो डिसीजन वॉइड हो जाएगा, राइट? तो अब आई थिंक आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है मनी रिलेटेड, राइट? मतलब कि कितने अमाउंट तक का डिस्प्यूट कोई कोर्ट सुन सकता है। फॉर एग्जांपल, राइट, इंडिया में बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो हाई कोर्ट्स होते हैं, राइट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स जो होते हैं, इनके पास अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है, राइट? मतलब ये कितने भी रुपए तक का मामला जो होगा वो ये सुन सकते हैं। पर जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, तो कोई लिमिट जो है वो फिक्स कर दी जाती है कि भाई जैसे स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स का हम पढ़ चुके हैं, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के पास जो जुरिस्डिक्शन होता है वो मैक्सिमम 1000 रुपीज तक के केस ही देख सकता है। तो अगर कोई केस 1500 रुपए का है तो वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स में नहीं फाइल किया जा सकता। उसी तरीके से सिविल कोर्ट्स जो होते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन, इनके ऊपर भी एक मॉनिटरी लिमिट होती है। लेट्स से सिविल जज जूनियर डिवीजन अगर 5 लाख रुपए तक के डिस्प्यूट का पावर दिया गया है, तो वो 5 लाख से ऊपर के जो मामले होंगे उनको सुनने के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन क्या होगा? ऑथराइज्ड नहीं होगा। ये 5 लाख मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, हर स्टेट में ये वैल्यू डिफर करती है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, राइट? अब अगर हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी 16 to 18 में बात करता है सीपीसी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट का होगा। तो ये भी एक तरह का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की ही बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट को होगा, राइट? फिर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन सेक्शन 19 में डील किया हुआ है। बाकी जो रेसिड्यूरी मैटर्स हैं, राइट, जो रेसिड्यूरी मैटर्स हैं वो सेक्शन 20 में डील किए गए हैं, राइट? अब उसी तरीके से जो पिक्यूनरी मैटर्स हैं, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो सेक्शन 6 and 15 में डिस्कस किया है और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन सेक्शन 9 में डिस्कस किया है। इन सब चीजों को हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं, राइट? हम शुरू करते हैं सेक्शन 16 से, राइट? सेक्शन 16 से हम शुरू करते हैं। तो अगर हम सेक्शन 16 को पढ़ें तो सेक्शन 16 बेसिकली किस बारे में बात करता है? हमने अभी देखा कि सेक्शन 16 to 18 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले होते हैं उन पे किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, इसके बारे में प्रोविजंस बनाए गए हैं। कहां पे? सेक्शन 16 to 18 में। अब सेक्शन 16 को हम पहले समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट? सेक्शन 16 ये कहता है कि द सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर
सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर है जहां पे होगा, जहां पे वो सिचुएटेड होगा, केवल उसी कोर्ट की टेरिटरी में, उसी कोर्ट की टेरिटरी में सूट फाइल किया जाएगा, राइट। तो ये कहता है सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, राइट। तो मतलब जब किसी कोर्ट के पास हम जाएंगे तो हम ऑब्वियसली ये भी देखेंगे कि उस कोर्ट का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कितना है, राइट। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, अभी आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड सूट है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड सूट है, राइट, चाहे उसमें प्रॉफिट्स वगैरह मांगे गए हों या ना मांगे गए हों, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन से रिलेटेड सूट है, फोरक्लोजर सेल या रिडेम्पशन से रिलेटेड सूट है मॉर्टगेज के केस में, या फिर किसी और एनी अदर राइट के डिटर्मिनेशन के लिए। मतलब ऐसे राइट जो ऊपर के क्लॉजेस में कवर नहीं होते हैं, रिकवरी, पार्टीशन, फोरक्लोजर, रिडेम्पशन के अलावा अगर कोई राइट है तो वो सारे के सारे डी में कवर होंगे। तो ये एक तरह का रेसिडुअरी क्लॉज हुआ। इसको हम बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल समझेंगे कि इसमें किस तरह के मैटर्स फॉल कर सकते हैं, राइट। या फिर कॉम्पनसेशन, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया, कुछ किया, तो उस चक्कर में कॉम्पनसेशन मांग रही है पार्टी, इस तरह का कोई सूट है। या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट है जो कि अंडर डिस्ट्रेंट या अटैचमेंट है। तो बेसिकली डिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब ए ने, मान लो ए ने बी को 5,000 रुपीज दिए थे, बी ने वो पैसे पे नहीं किए। ए ने क्या किया, ए ने बी की एक रिस्ट वॉच थी जो काफ़ी अच्छी थी, ए ने बी की वो रिस्ट वॉच अपने पास रख ली, एक तरीके से जब्त कर ली, अपने पास रख ली, और ये बोला कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक मैं ये वॉच तुम्हें रिटर्न नहीं करूंगा। तो ये जो काम ए ने किया बी के साथ, राइट, क्योंकि बी पैसे नहीं दे रहा था तो ए ने उसकी रिस्ट वॉच रख ली और बोला कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक मैं आपको ये वॉच नहीं दूंगा। यही चीज डिस्ट्रेंट कहलाती है, राइट। और अटैचमेंट आप जानते हैं कि ऐसे केस में मान लीजिए ए ने ये जब्त नहीं की होती, एक कोर्ट गया होता और कोर्ट में बोला होता कि बी मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है जो 5,000 रुपए इसने लिए थे, तो कोर्ट क्या करता, कोर्ट बी को मौका देता पैसा वापस करने का, पर अगर बी फिर भी पैसा वापस नहीं करता तो कोर्ट क्या करता, कोर्ट बी की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लेता और उस प्रॉपर्टी को बेच देता, और बेच के जो भी पैसा मिलता उसमें से जो ए का 5,000 रुपए था प्लस इंटरेस्ट ए को लौटा देता और बचा हुआ पैसा बी को लौटा देता, राइट। तो ये होता है डिस्ट्रेंट, एंड आई होप आपको डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट दोनों का मतलब क्लियर होगा, राइट। इन सब क्लॉजेस को हम वन बाय वन अभी डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। तो इस तरह के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, राइट, इनमें जब भी आप अभी पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट जरूर साथ रखिएगा और बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिएगा, तो आपको बहुत आसान होगा। आप सेक्शन 16 अगर बनाएंगे तो सेक्शन 16 को आप इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर रिकवरी का मामला है, राइट, पार्टीशन का सूट है, राइट, फोरक्लोजर या रिडेम्पशन का सूट है, ठीक है, कॉम्पनसेशन का सूट है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, अगर आप इनको इस तरीके से चार्ट बना के याद कर लेंगे तो आपको सेक्शन 16 बहुत आसानी से आपकी मेमोरी में रह जाएगा मेंस में, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे उसके पर्पस के लिए, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि इस तरह का जो सूट है वो कहां पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। Shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। तो कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा, जिस कोर्ट की लोकल लिमिट में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। मान लो ए और बी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो प्रॉपर्टी ग्वालियर में सिचुएटेड है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी अगर ग्वालियर में सिचुएटेड है तो ग्वालियर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस मामले को सुनने का अधिकार होगा, राइट। तो किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा, ग्वालियर के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा। ऐसे मामले में इंदौर का कोर्ट इस मामले को नहीं देख पाएगा, भले ही पार्टीज इंदौर की, राइट। तो ये बात ये क्लियर कर देता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जुरिस्डिक्शन वहां पे होता है जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है। अब हम और आगे देखें तो इसमें एक ये जो प्रोविजो है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजो है,
और अगर किसी स्टेट जुडिशरी में, जैसे अगर हम डीजेएस वगैरह की बात करें, तो अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमाना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, तो वो इस प्रोविजो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो कह रहा है दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, the suit may be instituted either in the court within the local jurisdiction the property is situated, or where defendant actually and voluntarily resides or carries on business or works for gain, right? अब ये क्या बोल रहा है? सेक्शन 16 जनरली क्या बोल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट कहां पे फाइल होगा? वहां फाइल होगा जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी? जो या तो डिस्ट्रेंट में है या फिर अटैचमेंट में है, इससे रिलेटेड जो सूट है वो भी कहां फाइल होगा? वो भी वहां फाइल होगा जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें क्लैरिटी हो गई। पर राइट, अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है? मतलब जहां पे डिस्ट्रेंट में रखी हुई है, जहां पे अटैचमेंट में रखी हुई है, उसका मतलब होगा कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी वहां पे सिचुएटेड है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोविजो की, तो ये प्रोविजो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में भी कई जगह सूट फाइल किया जा सकता है। एक तो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे, उसके अलावा जहां पे डिफेंडेंट बिजनेस करता है, रहता है, और पर्सनली इफ ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, राइट। तो प्रोविजो के हिसाब से अगर किसी मामले में जो रिलीफ मांगा गया है उसको कंप्लीटली, उस रिलीफ को ऑब्टेन किया जा सकता है उस इंसान की पर्सनल ओबीडियंस से, तो उस मामले में क्या होगा? सूट कहां फाइल किया जाएगा? सूट इन चारों में से किसी भी जगह फाइल किया जा सकता है। अब अगर हम ये समझें कि पर्सनल ओबीडियंस का क्या मतलब है। पर्सनल ओबीडियंस का मतलब यह है कि जहां पे सूट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है, उसको इन्वॉल्व ही ना करना पड़े, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, राइट। हम देखते हैं, मान लिया जाए कि x है, x ने y की जो प्रॉपर्टी है इसको क्या करा? डिस्ट्रॉय कर दिया। अब y ने क्या किया? y ने x के खिलाफ सूट फाइल किया, और क्या मांगा? कॉम्पनसेशन मांगा कि जो भी इसने डिस्ट्रक्शन किया है उसके लिए x जो है वो y को कॉम्पनसेट करे, पैसा दे। अब ऐसे केस में x y के खिलाफ कहां कहां पे केस फाइल कर सकता है? x जो है y के खिलाफ, अगर x ने y की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो अगर x ने y की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो y कहां कहां पे सूट फाइल कर सकता है? y सूट फाइल कर सकता है जहां पे ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे, उसके अलावा जहां पे x बिजनेस करता है, जहां पे x रहता है, या जहां पे x पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन, राइट। इन चारों में से किसी भी जगह पे, प्रोवाइडेड ये बात क्लियर हो कि x की पर्सनल ओबीडियंस से जो भी मामला है वो पूरी तरीके से सुलझ जाएगा, और जो रिलीफ है वो कंप्लीट रिलीफ प्रोवाइड हो जाएगा, राइट। तो अब ऐसे केस में मान लो कोर्ट 50 लाख रुपए अवार्ड करती है कॉम्पनसेशन, राइट। तो इस केस में सूट प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्स की जेब से, एक्स के अकाउंट से 50 लाख रुपए लिए जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जो भी एक्स के खाते में इतने रुपए पड़े हुए हैं, 50 लाख रुपए, इसको अटैच कर लिया जाए और 50 लाख रुपए दे दिए जाएं, किसको? बाई को। तो यहां पे जब किसी मामले में सूट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, उसको इन्वॉल्व किए बिना भी जो डिक्री दी है कोर्ट ने उसका सेटिस्फैक्शन किया जा सकता है, तो ऐसा कहा जाता है कि
जो रिलीफ है वो इंटायरली पर्सनल ओबीडियंस के थ्रू ऑब्टेन कर लिया गया, राइट। मतलब एक पार्टी जो है एक इंडिविजुअल को पर्सनली बाउंड करके उससे वो जो रिलीफ है वो ले लिया गया, प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे, मान लेते हैं कि ए एंड बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट में यह था कि ए बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा, तो बी क्या हुआ, परचेजर था एंड ए क्या था, सेलर था, राइट। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि ए बी को अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा और बी प्रॉपर्टी खरीदेगा, उसके बदले में बी ए को 1 करोड़ रुपए देगा। बाद में क्या हुआ, ए बी तो रेडी था पैसा देने के लिए 1 करोड़, पर ए मना कर दिया, ए ने, ए पीछे हट गया, उसने बोला कि मैं प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, ए ने रिफ्यूज कर दिया, राइट। ए ने प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। अब इस केस में बी क्या कर सकता है, बी सूट फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको स्पेसिफिक क्या फाइल कर सकता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट से वो ये प्रे कर सकता है कि ए ने जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ऑर्डर करो कि ए जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करे, राइट। तो अब इस केस में सूट कहां फाइल किया जा सकता है, ऐसे केस में सूट केवल वहां फाइल किया जा सकता है जहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो प्रॉपर्टी की सेल का, तो आपको उस प्रॉपर्टी को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ रहा है, राइट। इस इंसान के अकेले के ओबीडियंस से कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही है, राइट। क्यों, क्योंकि अगर आपको एक इंसान को दूसरे को प्रॉपर्टी बेचने के लिए बाध्य करना है तो प्रॉपर्टी को तो इन्वॉल्व कर ही रहे हो ना आप। तो इसलिए इस केस में क्या हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही है तो यहां पे क्या है, यहां पे पर्सनल ओबीडियंस से रिलीफ नहीं आ रहा है, राइट। पर्सनल ओबीडियंस से कंप्लीट रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, केवल जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे केस फाइल किया जा सकता है और बाकी 3 जगहों पे नहीं किया जा सकता, राइट। धीरे धीरे आपको ये चीज कंप्लीटली समझ आ जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर अभी कुछ लोगों को नहीं आई होगी तो भी, राइट। अब हम एक एक क्लॉज को देखते हैं। तो 16A बोलता है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स, राइट। तो 16A बात करता है प्रॉपर्टी को रिकवर करने की। मान लीजिए ये प्लॉट ऑफ लैंड था, इस प्लॉट ऑफ लैंड ए का था, बी ने क्या करा, बी ने इलीगली इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, इलीगली पोसेशन ले लिया, राइट। तो अब ए क्या कर सकता है, बी से प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए सूट फाइल करेगा कि भाई प्रॉपर्टी मुझे दिलाई जाए। और ये सूट कहां फाइल करेगा, जहां पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे ये प्लॉट जो है सिचुएटेड है, राइट। अब एक चीज हमें यहां पे समझनी बहुत जरूरी है इस 16A के एप्लीकेशन के लिए, कि ये जो पोसेशन है, इलीगल पोसेशन जो है, ये क्या होना चाहिए, एडवर्स होना चाहिए। एडवर्स का मतलब क्या होता है, मतलब ए ने बी को अलाउ नहीं किया हो इस पोसेशन में रहने के लिए, इस प्रॉपर्टी के पोसेशन में रहने के लिए। अगर ए ने अलाउ किया है तो ये पोसेशन एडवर्स नहीं होगा, ये पोसेशन परमिसिव पोसेशन हो जाएगा। और ऐसे मामलों में सेक्शन 16A एप्लीकेबल नहीं होगा, ये मामले सेक्शन 16D में डील किए जाएंगे, राइट। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एक टेनेंट जो है, टेनेंट से प्रॉपर्टी कोई लैंडलॉर्ड रिकवर करना चाहता है, राइट, तो क्या वो 16A में फॉल करेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने जो प्रॉपर्टी है वो टेनेंट को अपनी मर्जी से दी थी, परमिसिव पोसेशन था। तो इसलिए टेनेंट जब ये प्रॉपर्टी उससे लेगा तो वो रिकवरी नहीं होगी, बेसिकली वो टेनेंट से पोसेशन एक तरह से वेकेट करवा रहा है, राइट, ऐसा मानेंगे। और ये जो इनके बीच का जो डिस्प्यूट है, राइट, ये सेक्शन 16A की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, इस सेक्शन 16D में चला जाएगा। अब हम अगला क्लॉज देखते हैं। अगला क्लॉज बात करता है प्रॉपर्टी के पार्टीशन से रिलेटेड, राइट। तो पार्टीशन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि मान लीजिए ये एक पूरा प्लॉट ऑफ लैंड है और ये प्लॉट ऑफ लैंड A एंड B 2 भाइयों का है।
हम सबको पता है कि इस प्रॉपर्टी पे 1/2 हिस्सा इन दोनों का है, राइट। पर प्रॉपर्टी के किस हिस्से पे 1/2 हिस्सा है? मान लीजिए क्या ये वाला हिस्सा ए को बिलोंग करता है और ये बी को बिलोंग करता है, या फिर ये वाला हिस्सा ए को बिलोंग करता है या ये बी को बिलोंग करता है, राइट। या फिर इस प्रॉपर्टी का ऐसे पार्टीशन होगा, ये हिस्सा ए का ये बी का, या फिर वाइस वर्सा। तो मतलब ये तो क्लियर है कि इस प्रॉपर्टी पे दोनों का आधा आधा हिस्सा है, पर कौन सा हिस्सा किसका है ये पता नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए इन दोनों में पार्टीशन हो सकता है, राइट। तो अगर पार्टीशन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो पार्टीशन का सूट भी कहां फाइल किया जाएगा? वहां पे, उस जगह पे फाइल किया जाएगा जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, राइट। तो मान लीजिए ये प्रॉपर्टी नोएडा में सिचुएटेड है, गौतम बुद्ध नगर में सिचुएटेड है। तो उस केस में क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के का पार्टीशन करने से रिलेटेड जो जुरिस्डिक्शन है वो किस कोर्ट को होगा? नोएडा के कोर्ट को होगा, राइट। तो अब अगर हम एक और बात मान लेते हैं कि मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कई जगह सिचुएटेड है, राइट, जुरिस्डिक्शन कई अलग अलग कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में है, तो फिर सूट कहां फाइल किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, ए जो था, ए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी प्रॉपर्टी जो थी अलग अलग सिटीज में थी। हम मान लेते हैं लखनऊ में थी, चंडीगढ़ में थी, राइट, अमृतसर में थी, कानपुर में थी, अलग अलग जगह इसकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी। अब इसके दो बेटे थे, बी एंड सी। अब इन दोनों के बीच में पार्टीशन होना है, ए की डेथ हो गई है और ए की डेथ के बाद बी एंड सी पार्टीशन करना चाहते हैं इन प्रॉपर्टीज का। अब ये जो प्रॉपर्टी है, अगर हम सेक्शन 16 सबसेक्शन बी के हिसाब से जाएं तो इस केस में तो इन्होंने तो सिंपली बोला हुआ है कि कहां पे सूट फाइल किया जा सकता है। सूट ऐसी जगह पे फाइल किया जा सकता है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो लखनऊ में भी है, चंडीगढ़ में भी है ना, 4 अलग अलग, अमृतसर में भी है, कानपुर में भी है, तो 4 अलग अलग जगहों पे है। तो अब तो क्या इसका मतलब यह है कि लखनऊ में हमें अलग केस फाइल करना पड़ेगा पार्टीशन का, चंडीगढ़ में एक अलग सूट, राइट, कानपुर में एक अलग सूट और अमृतसर में एक अलग सूट? क्या एक ही मामले में एक ही पार्टीशन के लिए 4 अलग अलग पार्टीशन सूट फाइल होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। लॉ ने इसके लिए एक अरेंजमेंट किया हुआ है और अरेंजमेंट समझने के लिए हमें एक बार सीपीसी का सेक्शन 17 भी देखना पड़ेगा। सेक्शन 17 यह बोलता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट, अंडर द jurisdiction of different courts, then suit can be filed in any of the places where any portion of such property is situated, right? तो अब आंसर क्या होगा आपका? अगर आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली बोलेंगे कि इनमें से किसी भी कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है, वो उतना सफिशिएंट हो कि वो इतने बड़े अमाउंट की प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व कर सकता हो, राइट। तो अब अगर प्रॉपर्टी लखनऊ, चंडीगढ़, कानपुर, अमृतसर, इन 4 जगहों पे है और इसका पार्टीशन होना है, तो किसी भी एक कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है और उसका जो निर्णय होगा वो इन सारे जगहों पे जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उन पे बाइंडिंग होगा, राइट। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स जो हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को अवॉइड किया जा सके, अलग अलग सूट फाइल करने की जो जरूरत है वो ना रहे और एक ही जजमेंट आए और वो जजमेंट सब पे अप्लाई हो, राइट। आई होप आपको 16B क्लियर होगा। उसके बाद आता है फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन केस ऑफ मॉर्टगेज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखिए फोरक्लोजर क्या होता है, इसको मैं आप एक एग्जांपल के, इन सब मामलों में भी, चाहे फोरक्लोजर का सूट हो, सेल से रिलेटेड हो, रिडेम्पशन से रिलेटेड हो, चार्ज से रिलेटेड हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के, इन सब मामलों में जो सूट है वो कहां पे फाइल होता है? जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है। पर अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। जो लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से उनको तो इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूं, राइट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। मान लीजिए
आर जो था, आर ने एस से 5 लाख रुपीज लिए और आर ने एस को उसका एक घर था वो गिरवी रख दिया, राइट। तो यहाँ पे एस क्या हो गया, एस मॉर्टगेजी हो गया और आर क्या हो गया, आर मॉर्टगेजर हो गया। मतलब जिस इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी और कर्ज लिया वो मॉर्टगेजर, और जिसको गिरवी रखी और कर्ज लिया वो मॉर्टगेजी, राइट। अब इस केस में ऑब्वियसली इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट था कि आर 3 मंथ्स बाद क्या करेगा, जो 5 लाख रुपए हैं विद इंटरेस्ट वापस कर देगा, और एस जो घर उसके पास गिरवी है वो वापस आर को दे देगा। 3 महीने बीत गए और आर ने एस को पैसे चुका दिए, 5 लाख प्लस 50,000 इसका इंटरेस्ट बना, 5.5 लाख रुपीस दे दिए। तो जब आर ने एस को पैसे दे दिए तो एस ने क्या करा, घर जो था वो रिटर्न कर दिया। जब ये घर रिटर्न कर दिया और इसने इसे पैसे दे दिए और ये घर रिटर्न हो गया, तो इस चीज को कहते हैं रिडेम्पशन, राइट। मतलब जो मॉर्टगेज पे इसने अपना घर रखा हुआ था उसको क्या किया, रिडीम करवा लिया। वो जो कर्ज था उसका अमाउंट एस को चुका दिया और अपना घर वापस उसने रिडीम करा लिया। पर हम मान लेते हैं कि 3 महीने बीत गए, फिर उसके बाद 6 महीने और बीत गए, पर ये पैसे नहीं दे पाया। ऐसे केस में जो एस है, जो मॉर्टगेजी है, वो कोर्ट गया और कोर्ट में जाके उसने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको बेच के मेरे पैसे वापस मुझे दिलवा दिए जाएं। तो या तो ये सेल कर, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को, और जो भी पैसे आएंगे उस पैसे में जितना अमाउंट इसका ड्यू रहेगा, लेट्स से 5 लाख प्लस 2 लाख इंटरेस्ट हो गया, 7 लाख हो गए। तो कोर्ट क्या करेगा, इस 7 लाख रुपीस एस को दे देगा और बाकी अगर जो बचा हुआ पैसा होगा वो वापस आर को दे देगा, राइट। तो ये सेल की जा सकती है मॉर्टगेज में। दूसरी चीज होती है फोरक्लोजर, राइट। फोरक्लोजर का मतलब होता है कि एस कोर्ट जाएगा और एस कोर्ट जाके ये बोलेगा कि आर को अब रिडेम्पशन करने से रोक दिया जाए अब ये प्रॉपर्टी, राइट। तो एस का रिडेम्पशन का राइट क्या कर दिया जाए, बार कर दिया जाए एस को, तो उस चीज को हम बोलते हैं फोरक्लोजर, राइट। अब एक और टर्म यहां पे आया, चार्ज, राइट। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इससे रेंट आता है अच्छा खासा, घर में ग्रैंडमा है, राइट। तो ग्रैंडमा के लिए, उनके सस्टेनेंस के लिए, तो बेसिकली ग्रैंडमा के जो सन है, राइट, उन्होंने अपने बेटों के नाम पे ये प्रॉपर्टी कर दी है, राइट। S1 S2 को ये प्रॉपर्टी उन्होंने बोला कि ये प्रॉपर्टी तुम रखो, पर इस प्रॉपर्टी पे एक चार्ज है कि हर महीने इस प्रॉपर्टी का जो रेंट आएगा उसमें से 25,000 रुपीज तुम क्या करोगे, तुम ग्रैंडमा को दोगे, राइट। तो ये जो 25,000 रुपीज पर मंथ की लाइबिलिटी है इस प्रॉपर्टी पे, इसको हम चार्ज कहते हैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसको काफी डिटेल में पढ़ा जाता है, राइट। जब हम टीपीए डील करेंगे तो उसमें हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर इस तरह का कोई सूट है जो फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन, मॉर्टगेज या चार्ज से डील करता है, तो वो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे फाइल किया जा सकता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सबसेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 16D पे, राइट। सेक्शन 16D किस बारे में बात करता है? बेसिकली अगर हम सेक्शन 16D को देखें तो सेक्शन 16D एक तरह का रेसिडुअरी क्लॉज है। रेसिड्यूरी बना है वर्ड रेसिड्यू से, जिसका मतलब है बचा हुआ, राइट। ये क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट एनी अदर राइट, इट इज अ रेसिड्यूरी क्लॉज। द फ्रेज एनी अदर राइट डिनोट्स दैट अंडर दिस क्लॉज the matters apart from those given in 16A, B और C will fall। तो बेसिकली 16A, B और C में जो मैटर्स गिवन है, अगर वो मैटर्स हैं तो ऑब्वियसली इन क्लॉजेस के हिसाब से मैनेज होंगे। पर अगर कोई चीज ऐसी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और A, B और C में फॉल नहीं करती, तो वो किस में आ जाएगी? वो 16D में आ जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपास के अगेंस्ट इंजंक्शन, राइट। ट्रेसपास क्या होता है? जब आप किसी की प्रॉपर्टी में अनऑथराइज्ड तरीके से घुस जाते हो, राइट, अनऑथराइज्ड एंट्री लेते हो, तो उसको क्या कहलाता है? वो उसे हम कहते हैं ट्रेसपास, राइट। तो इस ट्रेसपास से रोकने के लिए वो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी में आप घुसे हो, वो कोर्ट में जाके इंजंक्शन क्लेम कर सकता है, कोर्ट को बोल सकता है
कि आपको रोक दिया जाए इस प्रॉपर्टी में वापस घुसने से, तो इस चीज को क्या कहेंगे? इंजंक्शन अगेंस्ट ट्रेसपास। ठीक है, तो क्या इंजंक्शन अगेंस्ट ट्रेसपास कहीं ए, बी और सी में मेंशन है? नहीं मेंशन है। तो इसलिए अगर इंजंक्शन का मामला है ट्रेसपास के अगेंस्ट, तो वो किस क्लॉज में फॉलो करेगा? वो 16D में हम देखेंगे इसको, राइट। फिर सूट फॉर इविक्शन बाय ए लैंडलॉर्ड अगेंस्ट द टेनेंट। हमने पढ़ा था कि अगर लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को अब अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकालना चाहता है, इविक्ट करना चाहता है, तो उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे बनेगा? उसका जुरिस्डिक्शन 16D के हिसाब से तय होगा। मतलब जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वहीं पे वो केस फाइल कर सकता है, राइट। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि रिकवरी का मतलब होता है जब कोई किसी से इलीगली प्रॉपर्टी ले लेता है और सूट फाइल किया जाता है उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। इसीलिए अगर कोई इविक्शन सूट है जो टेनेंट को उस प्रॉपर्टी से वापस निकालने के लिए है, तो दैट इज नॉट अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोसेशन। ये क्यों? क्योंकि ये परमिसिव पोसेशन था। लैंडलॉर्ड ने क्या किया था? लैंडलॉर्ड ने अलाउ किया था टेनेंट को उस प्रॉपर्टी पे जाके रहने के लिए। तो इसलिए अभी जो सूट ऑफ इविक्शन है ये बेसिकली उस टेनेंट को रिमूव करने के लिए है उस प्रीमाइस से, ना कि प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए है। इसलिए ये जो केस है ये 16D में फॉल करेगा, ना कि सेक्शन 16A में, राइट। इस तरह के कुछ एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस आपसे कभी कभार पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको इतने डेप्थ में जाके ये सारे प्रोविजंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। फिर सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, जैसे हम सबको पता है सेक्शन 33, 34 में, सॉरी 34, 35 में ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप डिक्लेरेशन के लिए क्लेम कर सकते हो। डिक्लेरेशन मतलब मान लेते हैं ए एंड बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है। ए बोल रहा है कि ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है मेरा है, बी बोल रहा है मेरा है। तो ए क्या करता है? एक कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। कोर्ट को ये प्रे करेगा कि कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि ये प्रॉपर्टी ए की है, राइट। तो अगर कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि ये प्रॉपर्टी ए की है तो ए क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए का जो स्टेटस है, जो बी जिसको डिस्प्यूट कर रहा है कि नहीं ये ए ओनर नहीं है इस प्रॉपर्टी का, तो ए का जो स्टेटस है ऑफ ओनरशिप वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के अब ईजमेंटरी राइट का अगर कोई केस है, राइट, राइट ऑफ वे का, तो ईजमेंट कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईजमेंट को समझना चाहें, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, राइट। मैं आपको सारे बेसिक कंसेप्ट जो इन्वॉल्व होते हैं लगभग सब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ, ताकि आप कहीं ये ना आप ऐसा ना घूम जाएं इस बात को सोचते हो कि अच्छा ये ईजमेंट क्या होता है, राइट। तो इसलिए एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट भी। जैसे हम मान लेते हैं ये कोई प्रॉपर्टी है, राइट। इस प्रॉपर्टी पे ये घर जो है ये ए का है और ये घर बी का है। इसके पीछे पहाड़ है, बगल में नदी है, राइट। इसके बगल में एक और घर है। तो इसलिए अब इस घर ए में जाने, ए के घर पे जाने का रास्ता केवल बी के घर से होके ही गुजर सकता है, राइट। तो यहाँ पे ए के पास ये ईजमेंटरी राइट है कि वो बी उसको एक रास्ता दे ताकि लोग और ए उसके घर जा सकें, राइट। तो बेसिकली जबकि जमीन तो ये बी की है, बट स्टिल बी की जमीन के ऊपर से ये राइट ऑफ वे, राइट, किसका होगा? ए का होगा। कि ताकि ये क्यों ऐसा किया गया लॉ में? क्योंकि जस्टिस के लिए बेसिकली, ताकि जो ए है वो अपनी प्रॉपर्टी का पीसफुल एंजॉयमेंट कर सके, राइट। क्यों? क्योंकि अगर बी रास्ता ही नहीं देगा तो लोग ए के घर में कैसे जाएंगे और ए अपने घर में कैसे जाएगा? तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी? एक तरीके से यूजलेस हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। तो इसलिए, और लॉ नहीं चाहता है कि कोई प्रॉपर्टी यूजलेस हो, लॉ चाहता है कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए ताकि उनका इकोनॉमिक बेनिफिट हो। इस वजह से बी के लिए क्या मैंडेटरी हो जाएगा? राइट ऑफ वे देना, अपने जमीन से रास्ता देना ए के घर के लिए, और इसी को ईजमेंटरी राइट कहते हैं। ईजमेंटरी राइट ऑफ वे कहते हैं, राइट। ये ईजमेंटरी राइट का केवल एक एग्जांपल दिया मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट्स हैं तो ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स किस में फॉल करेंगे? 16D में फॉल करेंगे।
फिर हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई पार्टी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल करती है, राइट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी, तो इस चीज में ये ट्रांसफर ऑफ पोसेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल बी इन्वॉल्व। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड कैसे होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड तभी होगा जब वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी, राइट। तो इसलिए इस तरह का जो मैटर है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी किस में फॉल करेगा? ये भी सेक्शन 16D में फॉल करेगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अगला सबसेक्शन जो कि ई है, ये बात करता है फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कोई मिसचीफ कर देता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचा देता है, डैमेज कर देता है, राइट, ट्रेसपास करता है। ट्रेसपास हमने देखा अनऑथराइज्ड एंट्री, राइट, या फिर कुछ न्यूसेंस क्रिएट करता है उस प्रॉपर्टी के आसपास, तो उस केस में प्लेंटिफ जो है, जिसके साथ ये हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी के साथ, वो डैमेजेस मांग सकता है, राइट। और वो सूट डैमेजेस मांगने का कहां पे लाई करेगा? जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। अब अगर हम सबसेक्शन एफ की बात करें तो ये बात करता है ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए विच इज अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। हमने समझा इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो मान लो कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रेंट में, ए जो है, क्योंकि बी उसके पैसे वापस नहीं कर पा रहा था, तो ए इस प्रॉपर्टी को भोपाल ले गया है, भोपाल में रखी हुई है प्रॉपर्टी, राइट। या फिर कोर्ट ने प्रॉपर्टी को अटैच किया हुआ है और वो अटैच करके भोपाल में रखी हुई है। तो ऐसे केस में इस मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए जो सूट फाइल होगा वो कहां पे फाइल होगा? भोपाल में होगा, जहां पे ये मूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेक्शन 16 प्रीडोमिनेटली इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, पर एक सबसेक्शन विच इज सबसेक्शन एफ मूवेबल प्रॉपर्टी से भी डील करता है। इसको आप याद रखिएगा, और इस सबसेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखने की जरूरत है। अब बेसिकली हमने प्रोविजो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेक्शन 16 का डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जहां पे केवल पर्सनल ओबीडियंस से काम हो सकता है डिफेंडेंट की, राइट, पूरा कंप्लीट रिलीफ ऑब्टेन किया जा सकता है, वहां पे जो सूट है वो 4 जगहों में फाइल किया जा सकता है। कहां कहां पे? जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या फिर जहां पे वो इंसान रिसाइड करता है जो डिफेंडेंट है, या उसका बिजनेस है, या जहां पे वो काम करता है, राइट। तो अब बेसिकली ये जो प्रोविजो है, ये एक प्रिंसिपल है, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्लेंटिफ को कोई रिलीफ लेना है तो प्लेंटिफ को फॉलो करना पड़ेगा डिफेंडेंट को, राइट। प्लेंटिफ अगर डिफेंडेंट से रिलीफ चाहता है तो प्लेंटिफ क्या करेगा? प्लेंटिफ मस्ट फॉलो द डिफेंडेंट टू सीक दैट रिलीफ। इस कंसेप्ट को हम जब सेक्शन 20 पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, तो उस सेक्शन 20 में, जो कि बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उस सेक्शन 20 में हम इस कंसेप्ट को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर कंप्लीट रिलीफ ऑब्टेन किया जा सकता है पर्सनल ओबीडियंस से, पर्सनल ओबीडियंस मतलब जब सूट, जो प्रॉपर्टी है उसको इन्वॉल्व ही ना करना पड़े, तो सूट कहीं भी 4 जगहों में से फाइल किया जा सकता है, राइट। जहां पे वो इंसान रिसाइड करता हो, जहां उसका रेसिडेंस हो, मतलब जहां पे वो काम करता हो, राइट, जहां पे उसका बिजनेस हो, या जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लिया एक डिग्री ऑफ कॉम्पनसेशन है, राइट, जो कॉम्पनसेशन 16E में कोई इंसान क्लेम करता है किसी डिफेंडेंट से, तो वो कॉम्पनसेशन लेने के लिए
जरूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व किया जाए, राइट। जो डिफेंडेंट है, जजमेंट डेटर जो है, उसको पर्सनली भी कंपेल किया जा सकता है मनी पे करने के लिए, या तो उसको अरेस्ट करके या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके। मान लीजिए 50 लाख रुपए आया, 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो ए है वो बी को 50 लाख रुपए देगा, राइट। पर क्या हुआ कि बी पैसे नहीं दे रहा है, राइट। ए जो है बी को 50 लाख देगा, तो मान लेते हैं ए जो है पैसे पे नहीं कर रहा है, तो इस केस में बी क्या कर सकता है, बी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए अप्लाई करेगा। तो कोर्ट जो ए की प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकता है और अटैच करके उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, और सेल करके भी जो पैसा है वो वापस 50 लाख रुपए पे कर देगा बी को, राइट। तो यहां पे जो सूट में जो प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी को बी की नुकसान पहुंचाया था ए ने, उसका तो यहां पे कोई लेना देना नहीं है, राइट। उस प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व किए बिना भी यहाँ पे कंप्लीट रिलीफ मिल जा रहा है, डिक्री एग्जीक्यूट हो जा रही है। तो ऐसे केसेस में अगर इस तरह का कोई मामला है, इस तरह का कोई केस है, तो वो चारों जगहों पे फाइल किया जा सकता है, जो कि सेक्शन 16 का प्रोविजो बोलता है। आई होप अब आपको प्रोविजो पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादातर लोगों को ये जो प्रोविजो है सेक्शन 16 का वो क्लियर नहीं होता है। आई होप आपको अभी वो क्लियर होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 18 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 18 बोलता है कि आप सूट कहां पे इंस्टीट्यूट करोगे, जब लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, राइट। किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट होने की वजह से, मतलब बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये क्लियर नहीं है कि कोर्ट ए के ज्यूरिसडिक्शन में ये प्रॉपर्टी आ रही है या फिर कोर्ट बी के ज्यूरिसडिक्शन में ये प्रॉपर्टी आ रही है, राइट। तो ऐसे केस में सेक्शन 18 ये बताता है कि कोर्ट ए या कोर्ट बी दोनों में से कोई भी कोर्ट इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सूट है उनका ट्रायल कर सकते हैं। बस उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, तो जहां पे देखिए, जहां पे ये अनसर्टेन होता है दैट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड, कि किसी भी कि जहां पे अनसर्टेन है कि किस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो उनमें से एनी वन ऑफ दोस कोर्ट्स, उनमें से कोई भी कोर्ट, उनमें से कोई भी कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, अगर अनसर्टेनिटी का कोई ग्राउंड है तो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, इसके ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, और उसके बाद सूट को डिसाइड कर देंगे, सूट को एंटरटेन करेंगे और डिसाइड कर देंगे। एंड जो वो डिक्री पास करेंगे वो ऐसी मानी जाएगी जैसे कि वो उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड हो, राइट। तो अगर किसी प्रॉपर्टी पे क्लियर नहीं है कि किस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, तो दोनों कोर्ट्स जिनका ज्यूरिसडिक्शन उस पे हो सकता है वो ऐसे मामलों का ट्रायल कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी क्लियर करनी होगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा, ये बताते हुए कि कोई अनसर्टेनिटी है इस प्रॉपर्टी के ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, राइट। पर जब ऐसा वो करेंगे और उसके बाद जब डिसीजन आएगा तो वो डिसीजन क्या होगा, वो डिसीजन बाइंडिंग होगा, और इस तरह का डिसीजन होगा जैसे कि वो प्रॉपर्टी उसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड हो। बस कोर्ट को क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए एज रिगार्ड्स द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में फाइल किया, लेट्स से उनकी जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो 1 करोड़ है और इस प्रॉपर्टी की कीमत ही 5 करोड़ है, तो ऑब्वियसली ये कोर्ट तो नहीं डिसाइड कर सकता। तो ऐसे केस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसके पास इतनी कॉम्पिटेंस है इतने रुपए का मामला डिसाइड करने की, वहां पे केस फाइल किया जाएगा, राइट। तो अगर कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर 2 कोर्ट्स हैं जिनके ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है, तो उन दोनों कोर्ट्स के पास पावर होगी कि वो इस मामले को डिसाइड कर सके, राइट। पर जहां पे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है, जो यहाँ पे बोला गया है सबसेक्शन 1 में, एंड इस तरह का ऑब्जेक्शन बाद में लिया गया है एपेलेट और रिविजनल कोर्ट के सामने कि डिक्री पास हो गई है ऐसे सूट में और कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं था डिक्री पास करने का जिस कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, तो जो एपेलेट और रिविजनल कोर्ट हैं इस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेंगे, राइट। ऑब्जेक्शन को
अलाउ नहीं करेंगे। फिर से समझिए, ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की जो फॉर्मेलिटी है, जो प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट है, अगर इसको कंप्लाई नहीं किया है पार्टीज ने, कोर्ट ने, तो एपेलेट और रिविजनल कोर्ट में कोई पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था, राइट। पर जो एपेलेट और रिविजनल कोर्ट है वो ऑब्जेक्शन इस तरह का अलाउ नहीं करेंगे अपील और रिवीजन की स्टेज में, राइट। वो केवल तब ऑब्जेक्शन अलाउ करेंगे जब उन्हें ऐसा लगता है कि एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी वाज देयर एंड जुरिस्डिक्शन ना होने की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है इस मामले में, राइट। फेलियर ऑफ जस्टिस इस मामले में हुआ है। तो बेसिकली दो चीजें, कोर्ट कब अलाउ करेंगे एपेलेट लेवल पे, एपेलेट और रिविजनल कोर्ट कब ऑब्जेक्शन अलाउ करेंगे रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन, वो तब ऑब्जेक्शन अलाउ करेंगे जब कोर्ट को ऐसा लग रहा होगा कि इनिशियली इस तरह का कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी थी ही नहीं कि कोर्ट ये स्टेटमेंट, जो कोर्ट है जिसने केस डिसाइड किया है, वो इस तरह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, राइट। उस कोर्ट को लगा कि इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी थी नहीं और ये अनसर्टेनिटी बाद में राइज हुई है, तो ऑब्वियसली जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ट्रायल कोर्ट ने, वो कैसे रिकॉर्ड कर सकता था स्टेटमेंट, पहला। और दूसरा, जुरिस्डिक्शन ना होने की वजह से केस में क्या हुआ है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, एक पार्टी के साथ इनजस्टिस हुआ है, राइट। अब ये फेलियर ऑफ जस्टिस कैसे हो सकता है? हो सकता है कि एक पार्टी अपने एविडेंसेस प्रॉपरली प्रेजेंट ना कर पाई हो, राइट, क्योंकि दूरी इतनी थी या जो कुछ भी है, जिस वजह से वो अपने केस को कंप्लीटली प्रॉपरली जो है सिविल कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाई, इसलिए उसके साथ इनजस्टिस हो गया। तो केवल ऐसे मामले में ही, जब ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, तभी एपेलेट और रिविजनल स्टेज पे, अपील और रिवीजन की स्टेज पे कोई मामला, ये जो ऑब्जेक्शन है जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, एंटरटेन किया जा सकता है, राइट। फिर सेक्शन 19 देखिए, सेक्शन 19 बात करता है सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स, राइट। किस चीज के लिए सूट? रॉन्ग टू पर्सन्स और मूवेबल्स। तो बेसिकली अगर किसी इंसान के अगेंस्ट कोई रॉन्ग होता है, राइट, मान लो कोई किसी को असॉल्ट कर देता है, राइट, डिफेम कर देता है, राइट, तो सिविल डिफेमेशन भी होता है, टॉर्ट्स में असॉल्ट और बैटरी भी पढ़ा है हमने, राइट। तो ऐसे केस में किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा? मान लो ए के अगेंस्ट ऐसा हुआ है और बी ने किया है, तो ए बी के अगेंस्ट किस कोर्ट में जाके केस फाइल करेगा? इसका जवाब सेक्शन 19 देता है। या फिर किसी इंसान की किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ऐसा हुआ है, राइट, मान लीजिए ए की मूवेबल प्रॉपर्टी को बी ने क्या कर दिया है, बी ने डैमेज कर दिया है, तो बी किस कोर्ट में जाके कंप्लेन करेगा, बी किस कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करेगा, प्लेन फाइल, सूट फाइल करेगा, ताकि उसका जो डैमेज हुआ है वो रिकवर किया जा सके, राइट। इसका आंसर सेक्शन 19 देता है। तो बेसिकली जो टॉर्ट्स से रिलेटेड क्लेम्स हैं, टॉर्ट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं, उनका जुरिस्डिक्शन सेक्शन 19 बताता है। ये क्वेश्चन प्री में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि टॉर्ट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनका जुरिस्डिक्शन सीपीसी में कहाँ डिफाइंड है, तो आप उसका आंसर सेक्शन 19 देंगे जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट। तो ऐसे मामलों में जो जुरिस्डिक्शन होगा कोर्ट का, राइट, वो वहां पे होगा जहां पे डिफेंडेंट रहता है या उसका बिजनेस है या फिर ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, राइट। तो सूट कहां फाइल किया जा सकता है? या तो जहां पे वो टॉर्ट कमिट हुआ हो, जहां पे वो रॉन्ग कमिट हुआ हो, मतलब जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, या फिर इन तीनों में से किसी एक जगह पे, राइट। तो मान लीजिए कोई एक इंसान जो है, वो हम इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझ लेते हैं इसको ज़्यादा आसानी से। मान लीजिए ए जो है वो रिसाइड करता है दिल्ली में और कोलकाता गया हुआ था घूमने, और पिटाई उसने बी की लगा दी कैलकाटा में।
तो जो बी है वो ए को कहाँ सू कर सकता है? जो बी है वो ए को या तो कैलकाटा में सू कर सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी पिटाई हुई थी, उसके अगेंस्ट रॉन्ग कहाँ कमिट हुआ था? कैलकाटा में। कॉज ऑफ एक्शन कैलकाटा में राइज हुआ था। या फिर दिल्ली में भी बी जो है ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट यहाँ पे रिसाइड करता है, राइट। अब दोबारा ए रिसाइड कर रहा है दिल्ली में, पब्लिश करता है कैलकाटा में एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट, तो बी अगेन कहाँ सू कर सकता है? ए को या तो दिल्ली में कर सकता है, कैलकाटा में कर सकता है, क्यों? क्योंकि कैलकाटा में तो डिफेमेशन हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, और दिल्ली में जो बंदा है ए वो रिसाइड करता है, राइट। आई होप आपको सेक्शन 19 क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 19 तक ही हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। सेक्शन 20 अपने आप में एक काफी बड़ा प्रोविजन है, इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ पे हमने सेक्शन 15 बेसिकली सेक्शन 16 टू सेक्शन 19 तक पढ़ा, राइट।